बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना। सबसे ज्यादा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है ना, वो खरीदने का काम करती हैं। छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं और उसका बाद में उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये आसानी से कर सकती हैं भाई, उनके पास लाखों रुपए हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है पैसों की। तो वो छोटी कंपनियों को क्या कर लेती हैं, खरीद लेती हैं, है ना। खरीदने के बाद क्या करती हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको और ज्यादा, जैसे मान लो उदाहरण के लिए परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया। अब विपणन मतलब कि अपना सामान बेचने वाले, अपना सामान बेचने के लिए डीलर्स बहुत तैयार करना पड़ते हैं। जैसे मान लो एक मैंने चिप्स की फैक्ट्री खोली, तो मुझे डीलर बेचना पड़ेंगे, अपने अपने डीलरशिप जो है वो बेचना पड़ेगी अलग अलग क्षेत्र में, जहां पर वो डीलर्स, मैं डीलर्स को सामान बेचूंगा, डीलर्स उपभोक्ताओं को देंगे, है ना। तो वो डीलर्स को, उसको बोलते हैं विपणन तंत्र तैयार करना, अपना सामान बेचने के लिए डीलरशिप वगैरह तैयार करना। परख फूड के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब करगिल का नियंत्रण हो गया है। अब करगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। उदाहरण ने ये उदाहरण लिया है, रियल में नहीं है ऐसा। हाँ। क्या मतलब है, मतलब ये है कि उन्होंने क्या करा, छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी ने खरीद लिया और अब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ा दी। जाहिर सी बात है, फायदा होगा। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। हाँ, ये बात तो है। अगर आप देखोगे जो मतलब जैसे मान लो पाकिस्तान का बजट देखो, और अच्छा एप्पल और इंडिया का देख लेते हैं अपन, देखो उदाहरण देखो एप्पल और इंडिया का। भारत का जो बजट है वो कितना है, इंडियाज इंडियन दिस ईयर टोटल बजट। तो ये लगभग लगभग जो है वो 45 लाख करोड़ का है। अच्छा, अलग अलग दिया हुआ दो। कंक्लूडिंग पार्ट वन जनरल बटन बजट टोटल, टोटल 27 लाख करोड़ का है, एंड 45 लाख करोड़ रिफ्लेक्स रिस्पेक्टिवली। बोरोइंग इन द टोटल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट टैक्स रिसीव्ड राशि में 23 लाख करोड़। तो अपना 27 लाख करोड़ का बजट है, देखना है ना। और देखना टोटल रेवेन्यू अपन एप्पल का देखते हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ एप्पल। अरे यार, ये बिलियन में दिखाएगा, 387 बिलियन, 387 बिलियन, है ना। और इंडियन बजट इन बिलियन, 440 बिलियन। अपना 440 बिलियन जो है वो बजट है, और एप्पल का जो वो है वो 387, लगभग लगभग। केवल अकेली एप्पल का बजट जो है वो अपने बराबर है, देश के बराबर है ना। देखते टोटल रेवेन्यू ऑफ एप्पल विथ कंपैरिजन, विथ कंपैरिजन टू इंडिया। अच्छा, ये इंडिया का बताएगा यार। एमएनसी रेवेन्यू, रेवेन्यू वर्सेस कंट्री बजट। 55 बड़ी कंपनीज जिनका जो है वो कई देशों के बजट से भी ज्यादा पैसा है जिनके पास, है ना। एक फोटो थी यार, वो पता नहीं कहाँ गई, अभी मिलेगी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अरे यार, अभी मिल नहीं रहा वो चीज़ में, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को जैसे मिलेगी मैं बताऊंगा आपको, शेयर करूंगा आपके साथ। भाई साहब, आदि आज ही भेजेगी भेजेगी ना आधार का नंबर, ये एक्सपायर हो जाएगा फिर। तो बताना ये चाह रहा है ये वाला टॉपिक, कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी अगर रेवेन्यू की बात करें, कि जितना वो अर्निंग करते हैं, जितना उनका जितना बड़ा ऑफिस है, जमीन वगैरह खरीद के रखे हैं ना, उनका रेवेन्यू कई देशों के बजट से भी ज्यादा है। पाकिस्तान को तो बहुत जल्दी पीछे छोड़ देती है एप्पल, अपने इंडिया से थोड़ा सा उनका कम है, 380 बिलियन हो रहा है, अपना 440 बिलियन है करीबन, तो थोड़ा सा पीछे है। लेकिन फिर भी सोचो, अपने देश का कुल बजट 440 बिलियन बता रहा है, और एप्पल अकेले का 380 बिलियन।
थोड़ा सा ही कम मतलब थोड़ा सा नहीं, ज्यादा है मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक कंपनी का इतना बड़ा बजट, के देश देश के बराबर बजट, एक देश के बराबर। इसलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है बहुत ज्यादा अर्निंग कर रही होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहाँ विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। हाँ, ये वाला जो बात है वो ये है कि देखो, लुधियाना में आंटी वगैरह जो है वो फुटबॉल बना रही है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जो फीफा जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ना, उसमें जो फुटबॉल बनाई जाती है वो बहुत सारी फुटबॉल पाकिस्तान में बनाई जाती है। पाकिस्तान में एक बहुत जो रावलपिंडी वगैरह एरिया है वहां पर जो है वो फुटबॉल वहां पर मजदूर बनाते हैं, और वो कहाँ जाती है, यूरोप में बेची जाती है। सॉरी। क्यों? क्योंकि वो फुटबॉल अगर यूरोप में बनवाएंगे ना, तो बनाने वाला बहुत मजदूरी लेगा। वही चीज ये लोग 200 200 330 रुपए एक दिन में कर देते हैं। जो फुटबॉल यहाँ से ये लोग वो 80 रुपए में खरीदते हैं, वहां पर वो 600 700 रुपए में बेचते हैं यूरोप में। तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। कई कई लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी इसी तरह से काम करती हैं। दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। तो ऐसा करती हैं कंपनियां, बहुत कॉमन सी बात है। अब एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड कंपनी कहाँ की? अमेरिका की सबसे ज्यादा। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। महिंद्रा से कोलैबोरेशन किया इन्होंने। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और संयुक्त अमेरिका में किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। तो एक फोर्ड वाली कंपनी जो है वो भारत में आती है, और क्या करती है वो, महिंद्रा एंड महिंद्रा से जो है वो कोलैबोरेशन करती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से कोलैबोरेशन करने के बाद जो है वो कोलैबोरेशन करने के बाद जो है वो अपना उत्पादन जो है वो बढ़ा देती है। उत्पादन बढ़ जाने के कारण से क्या होगा? उत्पादन बढ़ जाने के कारण से उस कंपनी का दुनिया भर में फायदा होगा। दुनिया भर में उसकी कारों की बिक्री बढ़ जाएगी। वो भारत में तो बेच ही रही थी, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील में भी वो कारें बेचने लगी, उसकी बिक्री बढ़ गई। है ना? 88,000 तो भारत में बेच रही थी, 1,81,000 दूसरी देशों में बेचने लगी। है ना? बहुराष्ट्रीय कंपनी को इस प्रकार से फायदा होता है किसी देश में दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद। ऐसी गाड़ी, ऐसी ट्रकों में भर भर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न क्षेत्रों के आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। तो विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, बाजारों के एकीकरण से, विदेशी व्यापार मतलब जाहिर सी बात है दूसरे देश में व्यापार करना, और बाजारों का एकीकरण से मतलब है बाजारों को जोड़ना। मतलब वही एक मंडी बना देना, जहां पर सब लोग इकट्ठे आ सके और जिसको जो सस्ता मिले वो वहां से खरीद सके। यहाँ पर एक फिर से इमेज बनी हुई है। गिफ्ट एंड टॉयज इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन एक ही कंपनी है, वो अलग अलग चीजें बेच रही है। टॉयज, स्पोर्ट्स एंड गिफ्ट आइटम, स्टेशनरी, टॉयज एंड गिफ्ट, स्पोर्ट, कोरियर, सब कुछ कर रही है। एक ही कंपनी है, कंपनी का नाम इम्प्रेशंस है। गिफ्ट भी बेच रही है, टॉयज भी बेच रही है, स्पोर्ट का सामान भी बेच रही है, कोरियर भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण से विदेश के व्यापार का अध्ययन करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से तुमको समझा दिया भारत में चीन के खिलौने कैसे जो है वो ओवरकम किया, भारत के खिलौनों को सत्यानाश कर दिया। सिले सिलाए वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों में कड़ी स्पर्धा का सामना करते हुए। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना, इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। सामान्यतः व्यापार खुलने से वस्तुओं के बाजार में दूसरा आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक होता है। ये इतना ही था। विदेशी व्यापार से फायदा तो होता है, मतलब सीधी सी बात है नहीं।
अगला ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअली यहाँ पर जो है वो इस बात से इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की कमी बताई है। कैसे एक छोटे व्यापारी को विदेशी कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ रहा है। क्योंकि आप खुद जानते हो कि मॉल्स में जो है वही चीज, अगर आप जैकेट खरीदने जा रहे हो तो 2,000 3,000 की आएगी, वही लोकल व्यक्ति से खरीदते हो तो वो 1,000 1,500 तक की अच्छी जैकेट आ जाएगी। छोटे व्यापारी को इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है वो कंपटीशन करना पड़ता है, जो कि परेशानी वाला मामला है। वो परेशान करता है ना। अ, अगला टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है। तो एक अंकल जो है वो पृथ्वी से खेल रहे हैं। एक्चुअली अंकल के पास इतना पैसा है कि ये दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, अपने व्यापार को वृद्धि कर सकते हैं। और ऊपर वैश्वीकरण में मजा है। ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एक बच्चा है जो कि थोड़ा सा गरीब टाइप का लग रहा है, क्योंकि उसके कपड़ों से दिख रहा है। तो वो चेतावनी दे रहा है कि आप जो है हमारी दुनिया से खेल रहे हो और इसका आपको नुकसान हो सकता है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों को तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विदेशी देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ग्लोबलाइजेशन क्या, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण है। तो ये तो वैश्वीकरण की परिभाषा हो गई, इंपॉर्टेंट है। फिर से मैंने शुरुआत से 3 डेफिनेशन बता दी है इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण हो गया, उसके पहले 2 और डेफिनेशन बताई है। अगर नहीं मालूम है तो वीडियो एक बार फिर से देखना, स्टार्टिंग वाला मिल जाएगा। लेकिन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसमें भी, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, एक वो वाला था और एक और क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन आया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी मतलब फिर से टेक्निक आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों में तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षा अधिक संपर्क में आ गए। जाहिर सी बात है, लोग भाग एक दूसरे के नजदीक आए हैं, इसमें कोई संभव नहीं है। हमने परिवहन में काफी उन्नति देखी है। कौन बोल रहा है, जो गाय भैंस से जो है वो बैलगाड़ी चला रहा है। बैलगाड़ी नहीं बोलेंगे, इसको भैंस गाड़ी बोलेंगे। भैंस गाड़ी जो है वो चला रहा है, और हमने बोल रहे हैं हमने परिवहन में काफी उन्नति देखी है। हाँ, अब जो है वो ट्रकों का इस्तेमाल होने लगा, पिकअप ट्रक्स भी आ गए, अब तो फोर्ड के भी आने लगे हैं। अलग अलग कंपनी के आने लगे हैं, फोर्ड के तो बहुत फेमस है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से, एक से कारण है, तो एक कारण तो यहीं पर लिखा हुआ है जिसने वैश्वीकरण को सफल बनाया। कंटेनर। इस प्रकार के कंटेनर भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी हो गए वैश्वीकरण में, माल को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो पत्तनों पर जो है इस प्रकार के कंटेनर में माल भरा जाता है। ये एसी कंटेनर तक रहते हैं। ये एक कुछ नॉर्मल भी आते हैं, कुछ एसी भी आते हैं, जो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो सड़ सकते हैं, उनको एसी कंटेनर्स में तक रखा जाता है। उसमें बाकायदा विद्युत सप्लाई दी जाती है जहाज पे, और वो ठंडा रहता है, फ्रीजर जैसा काम करता है, वो एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, है ना। तो रेफ्रिजरेट करके जो है वो भेजे जा रहे हैं। ये कंटेनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया है, जैसे जहाजों, रेल यानों, वायु, तो रेल में भी ले जाया जाता है। आप देखो कि ट्रेन मालगाड़ी में रहते हैं इस प्रकार के कंटेनर, है ना। तो ये जो है वायु यातायात में लगातार गिरावट आई है, परिणामतः वायु मार्ग की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। तो कंटेनर्स के कारण से बोल रहे हैं वायु यातायात की लागत में कमी आई है। इसके कारण से अभी आप अमेजोन, आप अमेजोन के बारे में सुनोगे थोड़े से हैरान रह जाओगे। अमेरिका में अमेजोन अपने खुद के एयरक्राफ्ट खरीदती है केवल सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए। एयरक्राफ्ट खुद के हैं उसके, सामान को इधर से उधर ले जाती है, अमेजोन लिखा रहता है बाकायदा उसने इतनी कमाई करी है ना। तो और ये कंटेनर्स के कारण से सस्ता हुआ है माल ढुलाई इधर से उधर ले जाना। तो कंटेनर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे भी अधिक उल्लेखनीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आईटी सेक्टर जबरदस्त बढ़ा है। इतनी ज्यादा ग्रोथ किसी में भी नहीं दिखी और आगे भी होने वाली है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको एआई बोलते हैं ना, अभी चैट जीपीटी के बारे में सुन रहे होगे अगर आप, तो वो भविष्य है भाई, वो आईटी का ही सेक्टर है।
वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूर संचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया है, जहाँ जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं के आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। लेकिन बिजली कहाँ है? वो इतना महंगा सिस्टम लेके बैठा है लेकिन उसके पास बिजली नहीं है, तो क्या इंटरनेट, क्या कंप्यूटर, क्या टेक्नोलॉजी, क्या आईटी सेक्टर। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। हाँ, अब यहाँ पर एक और फिर से लिया हुआ है कि संचार टेक्नोलॉजी कैसे मदद करती है। तो भाई साहब, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए पेपर, अगर इंग्लिश इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, मैं उसी को तुमको शॉर्ट में करके सिखा रहा हूँ। मान लीजिए उदाहरण के लिए ब्रिटेन में कोई कंपनी है और वो मैगजीन छापने का काम करती है। मैगजीन छापने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कागज। और वो ब्रिटेन या यूरोप में कागज पे जो है टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं, तो कागज जो है वो महंगा हो गया है। तो वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी भारत की किसी छापने वाली कंपनी को हायर करेगी, उससे कॉन्टेक्ट करेगी और अपना सामान वहीं बनाएगी, ग्राफिक डिजाइन वहीं करवाएगी कंप्यूटर पे लोगों से, और वहां से यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से यहाँ भेज देगी। वो चीज़ छपेगी यहाँ पर, और छपने के बाद यहाँ से ट्रकों और उसके कंटेनर्स के माध्यम से वापस वहां भेज दी जाएगी। कितना फायदा हो जाएगा उसको। वहां जो है जो कागज दुगना मिल रहा था, वो उसकी कीमत जो है वो इतनी भी, उसको उतना फिर भी फायदा हो जाएगा। लाने ले जाने में जो खर्चा होगा उसको निकालने के बाद भी फायदा हो रहा है। वो कितना महंगा होगा, तभी तो वो यहाँ से बेच प्रिंट करवा रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके वैश्वीकरण में, प्रिंटिंग में भी यहाँ पर भी जो है बहुत ज्यादा फायदा हुआ है आईटी सेक्टर की वजह से। ये बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ये छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। तो बोलती है मेरी पसंद ये वाली पुस्तक तो कितनी कितनी अच्छी दिख रही है। तो वो बोलता है कि भाई ये मशीन बाहर से आई है, इसकी क्वालिटी अलग है और ये आपकी बुक के लिए नहीं है, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उन लोग की छपाई यहाँ पर चल रही है, क्योंकि यहाँ बिजली सस्ती है, कागज सस्ता है, मजदूर सस्ते हैं, हम छाप के वहां भेज रहे हैं। कितना अच्छा उदाहरण है ना। चैप्टर बड़ा छोटा है। अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक क्या होते हैं और उदारीकरण क्या था, यहाँ पर उदारीकरण आएगा, है ना। दो इम्पोर्टेंट टर्म आ रही है अगले पेज पर, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। तो यहाँ पर आता है व्यापार अवरोधक। व्यापार नाम से ही सिद्ध हो रहा है, व्यापार में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं। आयात पर कर एक व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। अब ये क्या होता है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। आयात पर कर, आयात मतलब कि मंगवाने पर, जैसा मैंने पहले भी समझाया हुआ है आपको। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ भारत में स्टील हो रहा है, लेकिन चाइना ने क्या करा, उसी क्वालिटी का स्टील जो है कम कीमत में मार्केट में उतार दिया। तो हम जो है वो कीमत और क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटी हमको वैसी मिल रही है और सस्ती मिल रही है, तो हम चाइना का स्टील खरीदना चाहेंगे। तो सरकार ऐसे में क्या करती है, अपनी कंपनियों को नुकसान ना हो इसलिए उन जो चाइना से माल आ रहा है ना, उस पर टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ा, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे यहाँ जो स्टील उत्पादन हो रहा था वो 100 रुपये किलो हो रहा था, और चाइना से जो आ रहा था उसी क्वालिटी का स्टील जो है वो 90 या 85 रुपये किलो आ रहा था। तो उपभोक्ता 85 रुपये वाला खरीदना चाहेगा, सरकार क्या करती है, उस पर 15-20% टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा देगी तो वो उसका 20% टैक्स बढ़ाया तो उसकी कीमत आएगी 105। अब क्या खरीदोगे भाई तुम? अब तो 100 वाला ही खरीदोगे। तो अपन का व्यक्ति, तो इसको बोलते हैं व्यापार अवरोधक। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए करती हैं। देश में किस प्रकार के, तो मेरे ख्याल से व्यापार अवरोधक समझ में आ गया। कर बढ़ाना एक व्यापार अवरोधक है ना। टर्म बहुत अच्छी है, व्यापार अवरोधक, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, पूछा भी जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद अब आता है उदारीकरण की एक प्रमुख बात, जो कि आईएमएफ तक ले जाएगी। मनमोहन, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह तक जाएगी वो बात, क्योंकि उन्होंने उदारीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत में, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार नीति पर प्रतिबंध लगा रखा था। मतलब विदेशी कंपनी भारत में आ ही नहीं सकती थी, आएंगी तो बहुत कड़ी शर्तें थी, वो व्यापार ही नहीं कर सकती थी भारत में आके। 1950 और 60 के दशकों में उद्योग का उदय हो रहा था, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। उद्देश्य क्या था भारत सरकार का? अगर विदेशी कंपनी आ जाती ना यहाँ पर, तो भारत में जो उद्योग लग रहे थे उनकी उनकी मांग कम हो जाती, वो निपट जाती, खत्म हो जाती। सब लोग विदेशी कंपनी खरीदते क्योंकि सस्ता दे रही होती हो। इसलिए भारत की सरकार ने बाहरी कंपनियों पर रोक लगा दी, है ना। 1991 में प्रारंभ से ही नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए।
बाद में जो है भारत की अर्थव्यवस्था जब डगमगाई 1990 के दौर में, तो फिर 1991 में मोरारजी देसाई जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने 1991 में। उनकी सरकार में जो है वो कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों पर प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया। अब वो टाइम गया, भारतीय कंपनियां जितनी बनना थी बन चुकी हैं। अब दूसरी कंपनियों को भारत में लाने देना पड़ेगा और हमको कुछ नियम कायदों में छूट देना पड़ेगी, ढील देना पड़ेगी, ताकि विदेशी कंपनियां आए, यहाँ प्लांट लगाएं। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों में प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि अभी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। अपने यहाँ जो क्वालिटी थी वो सामान की बहुत बेकार थी, क्योंकि देश में ही बन रही थी वो, उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कंपटीशन नहीं था। इसलिए भारत को जो है, अतः विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था। विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। अब है वो डेफिनेशन। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आ सकें और आसानी से यहाँ पर व्यापार कर सकें। तो उसको, अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाती है ना। विश्व व्यापार संगठन अगला है फिर, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस पर अपन कल करेंगे बात, और इसके क्वेश्चन आंसर भी कल ही शुरू होंगे, है ना। तो अभी चैप्टर बाकी है अच्छा खासा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे, सुबह मिलते हैं 7 बजे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।